हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स को। और यूनाइटेड स्पिरिट्स को आज यहाँ पर शामिल करने का जो इसके ऊपर एनालिसिस है वो करने के दो तीन रीज़न हैं। एक तो मैं इसमें कुछ आपको नई चीज़ सिखाने वाला हूँ और दूसरा ये कि जब मार्केट एक कंसोलिडेशन में है तो हमें किस तरह के स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए, तो वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है। तो यहाँ पर मैकडोवल अंडरस्कोर एन जिसका पूरा सिंबल है। तो ये अंडरस्कोर एक्चुअल में ट्रेडिंग व्यू में अंडरस्कोर लेता है, अदरवाइज ये हाइफन है जिसको डैश भी कहते हैं। तो मैकडोवल एन इसका सिंबल है एनएससी का, लेकिन जो कंपनी का नाम है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड है, जो पहले विजय माल्या की होती थी, लेकिन उसके बाद में डियाजियो ने इसको परचेज कर लिया। डियाजियो वर्ल्ड के मार्केट लीडर हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, विस्की में और बाकी सारी चीज़ों में। मार्केट लीडर से मेरा मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली नंबर वन से नहीं है, लेकिन मार्केट लीडर से मेरा मतलब यहाँ पर बेसिकली अमंग द मार्केट लीडर होने से है, और हो सकता है कि ये मार्केट लीडर ही हो। तो उस चीज़ को एक बार सर्च करना पड़ेगा, लेकिन इनकी मार्केट में जो ब्रांड वैल्यू है एक एक प्रोडक्ट की वो बहुत बड़ी है। और इंडिया की मार्केट एक्चुअल में 140 करोड़ लोग हैं। एंड जब से वुमेन ने भी बाहर काम करना शुरू किया है, लेडीज़ ने काम करना शुरू किया है, तो एक्चुअल में जो पहले अनटच था बिल्कुल मार्केट लेडीज़ फीमेल के मामले में, तो वहाँ भी ड्रिंकिंग का एक माहौल सा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में देखो, वैसे तो इसको एक सिन प्रोडक्ट कहा जाता है और इस तरह के प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ पर जो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है उसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब मार्केट की अगर मैं एक बार बात करूँ निफ्टी की, तो निफ्टी एक रेंज में है, एक कंसोलिडेशन में है, बार बार सपोर्ट टच करता है, सपोर्ट टच करके फिर ऊपर चला जाता है, फिर सपोर्ट टच करता है, फिर ऊपर चला जाता है। अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ये एग्जैक्टली यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अभी आज की डेट में ये वाली जो सपोर्ट है 14,243 की, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है। और अगर इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे अब अगर एक बार भी क्लोजिंग आती है तो ये एक्चुअल में सपोर्ट टूट जाएगी, और सपोर्ट टूट के फिर जो दूसरा रास्ता है वो सीधा सीधा 13,600 ही होगा। वापस से हम चलते हैं यूनाइटेड स्पिरिट के चार्ट पर ही चलते हैं, और चार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार बिजनेस को डिस्कस कर लेते हैं। बिजनेस का हमें पता है कि ये लोग लिकर्स बनाते हैं, जिसको हिंदी में शराब कहते हैं, और अलग अलग फॉर्म में ये आती है, विस्की और रम वगैरह वगैरह, बहुत सारे नाम इनके होते हैं। तो अगर हम इनकी वेबसाइट पर जाएं तो वेबसाइट पर जाकर पता चलेगा कि इनके कौन कौन से ब्रांड्स हैं। एक्चुअल में जितना मैं इन सब चीज़ों से अवेयर हूँ उसके हिसाब से इनके पास इंडिया में जितने भी ब्रांड्स हैं इनके पास, वो सारे के सारे अच्छे से बिकते हैं। और यहाँ पर जितने ब्रांड भी मेंशन हैं, एक्चुअल में इनसे अलग भी कुछ ब्रांड्स हैं जो इंपोर्ट होकर बिकते हैं। अगर इनके ग्लोबल वेबसाइट पर जाया जाए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू लुकिंग फॉर डियाजो पीएलसी, तो यहाँ पर क्लिक करके जो वेबसाइट निकल कर आती है वो ये आती है। जैसे इनमें से जो बाकी ये सारे ब्रांड्स हैं ये भी इंडिया में बिकते हैं, लेकिन इंडिया में इंपोर्ट होकर बिकते हैं। और ये जो पिक्चर्स में यहाँ पर दिखाए गए हैं फोटो में, ये सिर्फ इनके एक झलक है। इनके पास इससे भी बहुत बड़ा ब्रांड मींस एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है ब्रांड्स का। तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्कॉच विस्की की बात करें, तो आप ये देखो 3, 6, 9 एंड 12, देन 15, देन 18, 18, 21, 21, 24, देन 27, 30। तो 30 तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ जो ये बात करते हैं स्कॉच विस्की वो हैं। अदर विस्कीज की बात करें तो ये 3 ब्रांड हैं। अगर वोडका की बात करें तो वापस से ये 3 ब्रांड हैं। फिर रम की बात करें तो रम के केस में इनके पास 5 ब्रांड्स हैं, और ये इनके पास 2 हैं, और टकीला 2 हैं, जिन इनके पास 3 हैं। एंड लर्न मोर में हो सकता है कुछ और भी आ जाए, लोकल स्प्रिट हैं तो वो भी हैं इनके पास, और उसके बाद में बियर है तो बियर भी इनके पास हैं, ये बियर हैं इनके पास। तो ये बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। मैं यहाँ पर जो ग्लोबल पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे इंडिया में डिमांड बढ़ती रहेगी, और वो बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि इस चीज का सीधा सीधा लिंक है इंडिया की पर कैपिटा इनकम से। और पर कैपिटा इनकम जो अभी ऑलमोस्ट $1,800 है, चाइना के जो पर कैपिटा इनकम है वो ऑलमोस्ट $8,000 है, और अमेरिका की जो पर कैपिटा इनकम है वो ऑलमोस्ट $65,000-70,000 है। तो यहाँ से लगातार जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता रहेगा, इन चीजों की डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी। इस चीज को रोक पाना बड़ा मुश्किल है, और रोक पाना कितना मुश्किल है ये हमें तब भी समझ में आ गया था जब लॉकडाउन हुआ था, और लॉकडाउन में पूरा देश बंद था।
तब भी जो लिकर शॉप्स थी उनको स्पेशली परमिशन देकर ओपन किया गया था, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नुकसान में आना शुरू हो गई थी, क्योंकि यहां से जो इनको टैक्सेस मिलते हैं वो बहुत हाई मार्जिन पर गवर्नमेंट को यहां से रेवेन्यू मिलती है, और ये इस चीज को बंद होने नहीं दे सकते। तो जहां तक ये रिस्क है कि और ज्यादा ड्राई स्टेट ना आ जाएं, तो मैं एक चीज बता दूं, जितनी मुझे समझ है कि जहां जो जो ड्राई स्टेट्स है ना वहां पर शायद लोकल दारू उतनी नहीं बिकती हो, लेकिन जो ये वाले अच्छे ब्रांड्स हैं ये हर होटल में, हर जगह, हर पार्टी में वहां भी अवेलेबल होते हैं। तो अगर दूसरे स्टेट से भी जाते हैं तो वहां भी सेल तो इन्हीं की होती है ना, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर उस गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स गया है या फिर वो इनडायरेक्ट टैक्स गया है या फिर वो किसी भी तरीके से वहां तक पहुंची है। तो ये चीज मुझे पता है कि, और ये चीज सबको पता है, सिर्फ मुझे नहीं, कि सभी जगह ये अवेलेबल है। उसके बाद में अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो जब से कंपनी को डियाजियो ने यहाँ पर परचेज किया है तब से कंपनी की सिचुएशन ठीक होनी शुरू हो गई है। एक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बार को जो सिचुएशन थी वो ये थी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो माइनस में 32% पहुंच गया था। उसके बाद में चीजें ठीक होना शुरू हुई तो -4% हुआ, देन प्लस में 4% हुआ, देन 11, देन 13, देन 15, देन 17। तो 17% तक हमारा यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहुंच गया था। उसके बाद में ट्रेलिंग 12 मंथ्स की अगर बात करें तो वो इसलिए कम हुआ क्योंकि जो मार्च का क्वार्टर था उसके ऊपर यहाँ पर सेल्स पर हिट हुआ था, और वो हिट होने की वजह से जो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जा रहा था वो सीधा सीधा कम हुआ। जून में तो बिल्कुल ही लॉकडाउन था, जून क्वार्टर में एक्चुअल में लॉकडाउन था, जिसकी वजह से -9% था, और पिछले 4 क्वार्टर्स को इंक्लूड करके ट्रेलिंग 12 मंथ्स निकल कर आता है, इस वजह से यहाँ पर 11% था। अदरवाइज वापस से ग्रो करना शुरू कर दिया है एंड वापस से सिचुएशन ठीक होना शुरू हो गई है। अगर हम दिसंबर क्वार्टर की बात देखें तो 2673 करोड़ की रेवेन्यू है, जो कि हाईएस्ट एवर है पिछले 12 क्वार्टर्स में। और अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 287 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि हाईएस्ट एवर है। यानी कि यहां से ये चीज वापस से प्रूव हो जाती है कि कुछ भी बंद हो जाए लेकिन ये चीज यहां पर बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये एक जनरल सा नॉर्मल सेंस के हिसाब से भी अगर सोचा जाए ना तो ये बिजनेस बहुत ग्रो करने वाला है, यहां से मैनीफोल्ड होने वाला है। जो ये सेल्स हैं ये 2673 करोड़ की जो सेल्स हैं आने वाले टाइम में ये कब 26,000 करोड़ की सेल्स हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और इसके होने में मुझे नहीं लगता 7 8 10 साल से ज्यादा लंबी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अगले 10 सालों में जिस हिसाब से इंडिया की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होनी है, जिस हिसाब से अर्बनाइजेशन होना है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है, जितनी इनकम बढ़ेगी उस हिसाब से इन चीजों पर इंपैक्ट आता है और यहां पर इन चीजों की डिमांड बढ़ती जाती है। और एक बार किसी भी इंसान को किसी ब्रांड को यूज करने की आदत पड़ जाए तो वो वापस से नीचे मुड़कर नहीं देखता, फिर वो उससे ऊपर की तरफ ही देखता है। तो फाइनेंशियल्स यहां पर अच्छे हैं, इंप्रूव हो गए हैं। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में आप देखोगे कि मार्च 2015 में जो कंपनी का अपना पैसा था 145 करोड़ प्लस 514 करोड़, यानी कि 660 करोड़ के आसपास का अपना पैसा था, और बोरोइंग थी वो 5000 करोड़ की थी, जिसको कंपनी ठीक करते करते बोरोइंग को तो 5000 करोड़ से 1000 करोड़ पर ले आए हैं, और जो अपना पैसा था वो 500 करोड़ से इंक्रीज होते होते 3500 करोड़ तक पहुंच गए हैं। तो अभी ये सिचुएशन पूरी एक हेल्दी अच्छी बैलेंस शीट वापस से बन गई है, और बैलेंस शीट अच्छी हो गई है। अगर यहां पर इंटरेस्ट कॉस्टिंग की बात करें तो जो इंटरेस्ट पूरे साल का 1300 करोड़ के आसपास जाता था वो अभी लेस होते होते 207 करोड़ हो गया है। और अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी देखें तो यहां पर अगर हम करंट में यहां पर ये देखें कि जो बोरोइंग है वो कितनी बची है, 1004 करोड़ की बची है। यानी कि पिछले 6 मंथ्स में यानी मार्च से लेकर सितंबर तक इन्होंने जो रिपे किया है वो 1500 करोड़ के आसपास रिपे किया है। साथ में जो सितंबर में 1004 करोड़ थी उसको भी अगर यहां पर एक चीज देखोगे तो सितंबर में 56 करोड़ का इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है, और दिसंबर में क्योंकि बैलेंस शीट अभी नहीं आई है दिसंबर की तो 43 करोड़ किया। यानी कि इन्होंने लोन को और ज्यादा रिपे किया होगा। जैसे ही नेक्स्ट बैलेंस शीट आएगी तो ये 1004 करोड़ का जो यहाँ पर बोरोइंग नजर आ रही है ये और भी कम हो जाएगी, और जैसे जैसे बोरोइंग कम होगी वैसे वैसे इनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है कि जितना यहाँ पर इंटरेस्ट कम होगा उतना ही नेट प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, और इनकी वापस से लोन को रीपे करने की पावर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो फाइनेंशियल्स आर इन कंट्रोल, अच्छे हो गए हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 20%, तो ये चीज अच्छी हो गई है। जो प्लेजिंग परसेंटेज थी 1% रह गई है, विच इज वेरी नेग्लिजिबल, और डेट इक्विटी रेशियो अंडर कंट्रोल में है। तो चीजें सारी की सारी अच्छी हैं। और अगर हम वापस से इसमें जो मेन पॉइंट मैं आपको बताने वाला था वैसे वो भी मेन थे, लेकिन बिजनेस समझ में आ जाए, फाइनेंशियल समझ में आ जाए तो टेक्निकल अगर हमारा इंडिकेट करते हैं बाइंग करने के लिए तो वहां पर
बाइंग करके अच्छे पैसे बनते हैं। लेकिन जब मैं ये बात कहता हूं बाइंग करके अच्छे पैसे बनते हैं, तो ये वीडियो पूरी तरीके से एक एजुकेशनल वीडियो है। यहां पर मेरा कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से हमने अपनी ये सारी चीजों को एनालाइज करना चाहिए और अपने हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। तो जब एक मार्केट रेंज बाउंड है, और खास तौर से ये स्टॉक की भी अगर हम एक पर्टिकुलर मूवमेंट देखें, तो ये स्टॉक किस तरीके से काम करता है, ये बेसिकली पिछले काफी सालों से इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अगर अगस्त 17 से लेकर अब तक की बात करें, यानी कि 3.5 ईयर्स हो गए हैं, तो बार बार स्टॉक ये इसी लेवल पर आता है, सपोर्ट लेता है, फिर चला जाता है। तो यहां पर ये मल्टीपल सपोर्ट ली हैं इस स्टॉक ने। तो ये भी एक सपोर्ट जोन था, फिर उसके बाद में नीचे वी शेप रिकवरी दिखाई, इसने सपोर्ट ले लिया, फिर से ये सपोर्ट लिया, फिर से यहां पर इसने एक और ये सपोर्ट लिया। तो यहां पर सपोर्ट का मतलब कोई एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं होता, ये एक रेंज होती है। अब यहां पर पैंडेमिक के टाइम पर भी ये अकेला शेयर है जो बहुत कम टूटा टूटा, तो वापस चला गया, सपोर्ट के पास आया, नीचे गया, वापस ऊपर चला गया, फिर ऊपर गया, फिर से इसने यहां पर सपोर्ट ले ली, फिर यहां पर 2-3 ये मल्टीपल सपोर्ट ली, और फिर से यहां पर ही सेम लेवल पर ये सपोर्ट के पास आ गया है। जब कोई शेयर इतने लंबे टाइम तक सपोर्ट ले रहा हो, और सपोर्ट लेने के बाद में उसमें उसके फाइनेंशियल्स में लगातार इंप्रूवमेंट हो रही हो, तो उसके पास नीचे जाने का कोई रीजन नहीं होता, वो सपोर्ट से ऊपर ही उठने की बात होती है। और जब सपोर्ट से ऊपर उठने की बात हो रही है, तो यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, कि अगर हम यहां पर मूविंग एवरेजेस को देखें, तो यहां पर 50, 220, ये 3 मूविंग एवरेज मैंने यहां पर प्लॉट किए। तो ब्लैक लाइन इज 200 डे मूविंग एवरेज, और ये 50 डे मूविंग एवरेज है, और ये 20 डे मूविंग एवरेज है। तो अभी जो प्राइस चल रहा है वो सबसे नीचे चल रहा है, यानी कि ये यहाँ पर एक पेसिमिस्टिक जोन में है। और हमेशा पैसे कमाने के लिए जब चीजें सस्ती हो जाएं तब खरीदनी चाहिए, और जब महंगी हो जाएं तो बेचनी चाहिए। वो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। और खासतौर से जब कोई चीज एक रेंज में ट्रेड कर रही हो, तब तो यही ट्रेडिंग अप्रोच हमेशा अपनानी चाहिए। और यहाँ पर जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पर RSI लगा रहा हूँ, ये RSI 14 मैंने यहाँ पर लगाया। तो अगर आप एक चीज देखोगे, अगर आपने पहले कभी पढ़ा होगा इसको, यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन को देखें, तो ये नीचे की तरफ सपोर्ट, नीचे डाउन ट्रेंड में सपोर्ट ले रहा है, लेकिन जो RSI है वो अप ट्रेंड में सपोर्ट ले रही है। तो इसको बेसिकली RSI, इसको डाइवर्जेंस कहते हैं। तो जहां पर ये RSI डाइवर्जेंस होता है कि प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन जो RSI है वो ऊपर को जा रही है, यानी कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ है, प्राइस नीचे को है। तो यहां से खास तौर से ये इंडिकेशन साफ साफ मिल जाते हैं कि यहां से प्राइस ऊपर ही जाएगा, नीचे आने के चांसेस नहीं है। अगर हम ऊपर जाने की बात करने लगे, तो एक जो यहां पर ये रेसिस्टेंस आता है, वो इमीडिएट रेसिस्टेंस, यहां पर अगर मैं यहां पर प्राइस लगा लूं यहां पर, तो जो इमीडिएट रेसिस्टेंस की रेंज है वो है 645। और करंट प्राइस से लेकर अगर 645 तक का यहां पर प्राइस लिया जाए, तो यहां से ये 24% का सीधा सीधा अपमूव है। और 24% तक जाने में कितना टाइम लगेगा? मेरे ख्याल से जितना टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में लगा है, इतना ही टाइम ये आगे लेगा। उससे ज्यादा टाइम लेने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। तो यहां से इसको नीचे आने में कितना टाइम लगा? अभी तक ये टाइम लगा 79 डेज, यानी कि लेस देन 3 मंथ्स। तो यहां तक मेरा ये इसका टेक्निकल टारगेट आता है कि ये 2 जुलाई तक हमारा यहाँ पर टारगेट अचीव हो जाना चाहिए, और ये वापस 645 चला जाना चाहिए। अब ये एक फर्स्ट टारगेट है, ये सेकंड टारगेट नहीं है। और अगर हम सेकंड टारगेट की बात करने लगे, तो इस बार क्योंकि यहाँ पर ये डाइवर्जेंस भी बन रहा है, रिजल्ट्स अच्छे आते जा रहे हैं लगातार, तो एक्चुअल में जो सही में टारगेट बनता है, ये फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट जो हमारा बनता है वो बनता है करंट प्राइस से ही काउंट करते हुए, जो सेकंड टारगेट है वो है हमारा 44% का। अब ये 44% आने में अगर 1 साल भी लग जाए, तो 1 साल में 44% पैसा, ये एक बहुत अच्छा पैसा होता है। क्योंकि मैं अक्सर सुनता हूं कि विवेक भाई, साल में 30-40% नहीं बनते। मैं ये कहता हूं कि साल में 30-40% जरूर बनते हैं। सिर्फ हमें जरूरत है जहां पर 30-40% कमाने का मौका हो, सिर्फ वहां पर ट्रेड करने का। सभी जगह लगातार ट्रेड नहीं किए जाते, जहां पर अपॉर्चुनिटीज होती हैं वहां पर ट्रेड किए जाते हैं। और मार्केट बहुत ही डायनेमिक होती है, डायनेमिक इन द सेंस कि कई बार हो सकता है कि मैं पहले ये बात करूं कि यहां पर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, और आफ्टर 6 मंथ्स में उसी स्टॉक के बारे में बात करने लगूं कि अब यहां पर ट्रेड करना चाहिए। तो ये चीज कहना गलत होगा कि पहले तो विवेक भाई आप इस चीज को मना कर रहे थे, अब इस चीज को हां कर रहे हैं। तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस 6 मंथ्स हो सकता है कि बिजनेस अच्छा हुआ हो और जो वैल्यूएशन है वो सस्ती हुई हो। तो जब दोनों चीजें अपनी फेवर में हो गई, पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवर में नहीं थे, अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवर में आ गए हैं, तो ये चीजें हमें चेंज करते रहना पड़ेगा अगर अच्छे से ट्रेडिंग करके हमने पैसे कमाने हैं। तो यहां पर नेक्स्ट 3 मंथ्स का मेरा टारगेट 24% आता है, और एक्चुअल में 6 मंथ्स का
44% आता है, बट अगर ये उसके बाद थोड़ा सा और भी टाइम लेते हैं तो भी बहुत अच्छी रिटर्न है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।